बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 का हम जो टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ना एफएससी वाले बच्चे इस टॉपिक से बड़ी जान छुड़ाते हैं। वो कहते हैं यार इतना मुश्किल, ये ग्राफ नहीं समझ आता, ये सर्किट समझ नहीं आता। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर में ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ आ जाएंगी। बस थोड़ा सा आप लोगों को मेरे साथ साथ दिमाग चलाना होगा, ठीक है। देखिए, मैं अभी ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को शुरू करने से पहले एक बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको कैपेसिटर की बताता हूं, और आपने वो पढ़ी भी है पहले लेक्चर्स में कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्जेस को क्या करेगी, स्टोर करेगी। अच्छा, अब देखें, अगर मैं कैपेसिटर की चार्जिंग को देखूं टाइम के साथ साथ, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर में जब हम बैटरी अटैच करते हैं प्लेटों के साथ, टाइम के गुजरने के साथ साथ कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज स्टोर होता जाता है। मगर आपको एक चीज का पता है कि शुरू में इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर बहुत ज्यादा ट्रांसफर होते हैं, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स अब प्लेट में होंगे वो आने वाले न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से बैटरी की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसको देनी पड़ती थी चार्जेस को स्टोर करवाने के लिए। वो सारी एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर में पड़ी थी। यहां पे बताने का मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता शुरू में कैपेसिटर की चार्जिंग बहुत ज्यादा होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो चार्ज होता होता एक वक्त आएगा कि सारी कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर मुकम्मल तौर पे चार्ज स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही है, यानी कि कैपेसिटर की ये दो प्लेट्स थी अगर हमारे पास, और मैं इनके साथ जब बैटरी अटैच करता था तो होता ये था कि एक, आपको पता है, एक प्लेट से यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, बैटरी उसको उठा के दूसरी प्लेट पर लेके जाती थी और बदले में इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज बचा जाता था और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आता जाता था। और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के इक्वल हो जाता था, मजीद इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक रुक जाता था और हम कहते हैं कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है। अब इसी की अगर मैं चार्जिंग को टाइम के लिहाज से देखूं तो इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, क्योंकि शुरू में वो बहुत तेजी से मतलब चार्जेस बढ़े और आहिस्ता आहिस्ता चार्जेस का जो क्या नाम है मजीद स्टोर होना है वो रुकता जा रहा है। तो इसका मतलब है शुरू में चार्ज एकदम बढ़ता गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के गुजरने के साथ साथ चार्ज मैक्सिमम जितना स्टोर हो सकता था कैपेसिटर में स्टोर हो गया। तो ये कैपेसिटर जो मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर लेता है इसको हम क्यू नोड बोलते हैं, और जो उस वक्त क्यू की वैल्यू होगी वो सी वी नोड होगी। वी नोड वो पोटेंशियल है जो आपने अप्लाई किया था और वही अब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में आ गया है। तो इसका मतलब है कि टाइम के साथ साथ कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब यहां पर जो चीज नोटेबल है वो ये है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। बेसिकली कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज बढ़ता जाता है टाइम के लिहाज से वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिहाज से वेरी करता है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो ये एमसीक्यू भी बोर्ड के पेपर में कई दफा आया जी कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज स्टोर होता है वो एक्सपोनेंशियली होता है। ओके हो गया। फिर दूसरी बात जो आप लोगों ने यहां पर याद रखनी है, एक तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये T इज इक्वल टू आर सी होता है। इसका छोटा सा प्रूफ है वो हम देख लेते हैं। देखें, रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टाइम, ये कैसे, आर आपको पता है ओहम यूनिट होता है, कैपेसिटेंस का क्या होता है, फैराड। अच्छा, अब ओहम जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो वोल्ट पर एम्पेयर के बराबर होता है, जबकि फैराड जो होता है ये कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। अब वोल्ट वोल्ट से कट गया तो ये बच गया कूलम ओवर एम्पेयर। अब आपको पता है कूलम जो होता है वो एम्पेयर सेकंड होता है, तो एम्पेयर सेकंड डिवाइडेड बाय एम्पेयर, एम्पेयर एम्पेयर से कट गया तो आंसर बच गया सेकंड। ये इसका मतलब है ओहम इनटू फैराड इज इक्वल टू सेकंड है, तो फिर रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी, टाइम के बराबर होगी। मैंने यूनिट्स के लिहाज से इसका प्रूफ किया है, आप क्वांटिटीज के लिहाज से प्रूफ कर सकते हैं। वो बुक में आखिरी जो एग्जांपल है उसने क्वांटिटीज के लिहाज से ही प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। तो ओहम इनटू फैराड इज इक्वल टू क्या होता है, सेकंड। तो एक चीज पता चल गई कि रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस जो होती है एक टाइम के बराबर होती है। और यहां से ये भी पता चलेगा कि जितना आरसी लार्ज होगा उतना ही टी लार्ज होगा, जितना आरसी स्मॉल होगा उतना ही टी भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ये दो बातें हो गई, इनको अच्छे तरीके से नोट कर लें। उसके बाद, क्योंकि मैंने अभी ये रेज कर दे रहे हैं, उसके बाद बच्चों तीसरी बात जो यहां पर ये यूज होनी है अभी हमारे टॉपिक में ना, फिर जो तीसरी बात यहां पर बड़ी काम की है वो क्या है, कैपेसिटर जो होता है ना, याद रखिएगा, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर, मतलब जिस ये क्यू नोड ये इक्विलिब्रियम वैल्यू होती है जो कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब ये जो T इज इक्वल टू आरसी है ना, इसकी जो वैल्यू होती है ना T इज इक्वल टू 5 आरसी, इस वैल्यू के ऊपर कोई भी कैपेसिटर मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाता है, यानी 99.9% के करीब, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, चार्ज हो जाता है कोई भी कैपेसिटर। तो
हम यहां पर t इज इक्वल टू 5 RC को डिस्कस नहीं करेंगे। हम इस चैप्टर में सिर्फ इस टॉपिक में t इज इक्वल टू RC को डिस्कस करेंगे, हम अपनी FSC की फिजिक्स के लेवल के मुताबिक। वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको सारी इक्वेशन की मदद से समझाऊंगा। पहले बस इन बातों को नोट कर लें। मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, जिसने नोट नहीं किया वो वीडियो स्टॉप करके इसको नोट कर सकता है। देखें जी, कैपेसिटर को हमने करना है चार्ज। अब कैपेसिटर की चार्जिंग हमें पता है टाइम के साथ साथ क्या होती जानी है, बढ़ती जानी है, बढ़ती जानी है, बढ़ती जानी है। ओके, अब देखें ये हमारे पास सर्किट, सबसे पहले इसका सर्किट अब समझ लेते हैं। देखें सर्किट में ये कैपेसिटर के साथ हमने लगा दिया एक रेजिस्टर। ये रेजिस्टर यहां पर करंट, सर्किट में जो भी करंट होगा जाहिर बात है उसको कंट्रोल करेगा। अच्छा, इस कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर लगाया सर्किट में इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करने के लिए। अब यहां पर हमारी बैटरी है, ये स्विच है, ये टर्मिनल बी है, ये टर्मिनल ए है। इस वक्त मेरा बी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने स्विच को टर्मिनल ए से अटैच कर दिया क्योंकि मैं कैपेसिटर की चार्जिंग करना चाहता हूं। अब जैसे ही हमने देखा कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और वही आपको पता है पुरानी बात के ये इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर आएंगे और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, और एक वक्त आएगा कि कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा, और ये उस वक्त तक चार्ज होता रहेगा जब तक ये बैटरी का पोटेंशियल और कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं हो जाता। जब वो इक्वल हो जाएगा तो कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे इस कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज जो है वो इस कैपेसिटर की प्लेट पर मुकम्मल तौर पर स्टोर हो गया होगा। अच्छा, तो ये तो चार्जिंग की सिंपल सी बात होगी। बच्चों के दिमाग में तो सर जी यार ये क्यों लगाया, भाई करंट है सर्किट में, उसको कंट्रोल करना होता है। करंट को जो है ना एकदम ना बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो ये रेजिस्टेंस का काम होता है। तो ओवरऑल सर्किट में करंट को मेंटेन रखने के लिए बस ये रेजिस्टेंस लगाई गई है। अब वैसे आरसी सर्किट होता है वो 16 चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहां पर चार्जिंग जो हुई वो आप देख रहे हैं टाइम के साथ साथ कैपेसिटर चार्ज होता गया होता गया होता गया, और ये कैपेसिटर अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू पर पहुंच गया। ये दूसरा ग्राफ मैंने किसी और सर्किट का बनाया है कंपैरिजन के लिए, वो मैं भी बता देता हूं आपको। और ये ग्राफ की शेप क्या है, इधर लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। अब यहां से जो समझने वाली चीज है वो क्या है, हमें पता है कि कोई भी कैपेसिटर 5 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट के ऊपर मुकम्मल तौर पे चार्ज होता है। मगर मैं एक काम करता हूं, मैं ना एक टर्म यूज करने जा रहा हूं टाइम कांस्टेंट। उसकी बेस के ऊपर ना हम ग्राफ में ये चेक किया करेंगे कि कौन से कैपेसिटर ने जल्दी चार्ज होना है, कौन से कैपेसिटर ने जल्दी चार्ज नहीं होना। थोड़ी काम की बात है। अब टाइम कांस्टेंट को यूज करते हुए मैं ये डिसाइड करूंगा कौन सा कैपेसिटर जल्दी चार्ज होता है, कौन सा देर से चार्ज होता है। अब टाइम कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी कैपेसिटर अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू का 63% तक चार्ज होने में जो टाइम लेता है उसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग। अगर वो 63% तक चार्ज हो गया, इसका मतलब है 37% उसकी डिस्चार्जिंग बच गई है, तो वो 37% डिस्चार्जिंग का टाइम होगा, और 63% ऑफ क्यू नोड यानी इक्विलिब्रियम चार्ज वो किसका होगा, टाइम कांस्टेंट चार्जिंग का होगा। बट हम पहले चार्जिंग की बात करते हैं। टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू गेट 63% चार्ज ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू गेट 63% चार्ज ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू, ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड, बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। और ये टाइम कांस्टेंट है चार्जिंग का, और जाहिर बात है डिस्चार्जिंग में 37% जो है वो रह गया होगा। 100 में से इसको माइनस कर दें। अब ये इस पूरे टाइम को टाइम कांस्टेंट के लिए हम यहां पर एक इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं, यानी टाइम कांस्टेंट के दौरान Q इज इक्वल टू 63% ऑफ Q नोड होगा, ठीक है। ये टाइम कांस्टेंट की बात करें। टाइम कांस्टेंट आप ये समझ लें, ये टेस्ट करने के लिए हम यूज करेंगे बस इक्वेशंस के अंदर ना, अभी वो ग्राफ के अंदर भी देख लेना। 63% का मतलब है 0.63 Q नोड। थोड़ा सा गौर करें, अगर मैं Q नोड का 63% लेता हूं तो मैं इसको 100 से डिवाइड करके 63 को 100 से डिवाइड करके Q नोड से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 0.63 Q नोड। हम इस 0.63 Q नोड ग्राफ में कहां पे होगा, देखें ये तो है Q नोड, ये है 0, या 0.5 कहीं यहां पर होगा, 0.63 थोड़ा सा कहीं से इसके ऊपर होगा। लेट वी से ये है 0.63 Q नोड। हम इस 0.63 Q नोड से हमेशा एक डॉटेड लाइन लगा देंगे ऐसे,
ये लाइन इस कर्व को जाके इस पॉइंट पे टच कर रही है, इस कर्व को जाके इस पॉइंट पे टच कर रही है। इसी कर्व के कोरेस्पॉन्डिंग टाइम यहां पर एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग टाइम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां से आप देखें ये दो डिफरेंट, मतलब सपोज करें मैंने सर्किट के अंदर सी, एक कैपेसिटर के लिए ग्राफ ही आया, किसी दूसरे कैपेसिटर के लिए ग्राफ ही आया, तीन भी कर्व बना सकते हैं। अच्छा, अब मैंने 0.63 क्यू नोड के ऊपर एक यानी टेस्ट लाइन समझने लगा दी। अब इसके ऊपर आप देखें टाइम आ रहा है सिर्फ इतना, और इसके ऊपर टाइम ज्यादा आ रहा है। मुझे बताएं किसका टी लार्ज है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि दूसरी वाली कर्व जो ये वाली नीचे वाली, इसका टी लार्ज है, इसका टी स्मॉल है। तो जिसका टी लार्ज होगा उसका आरसी भी क्या होगा, लार्ज, क्योंकि टी इज इक्वल टू आरसी, आरसी लार्ज टी लार्ज। तो इसका टी लार्ज है, इसका मतलब ये वाली कर्व का आरसी क्या होगा, लार्ज, और ये वाली कर्व का आरसी क्या होगा, स्मॉल आरसी होगा। तो अब ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, स्मॉल आरसी का मतलब है कि टी कम है, लार्ज आरसी का मतलब है टी लार्ज है। ओके, अब इस चीज के बाद ये चार्जिंग की बात होगी। डिस्चार्जिंग में 37% रह जाती है, तो डिस्चार्जिंग में हम यहां पर 0.37 क्यू नोड को टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब 0 ये है, ये क्यू नोड है, ये 0.5 कहीं यहां पे होगा क्यू नोड, तो 0.37 लेट्स सपोज यहां पे है कहीं पर। मैं 0.37 क्यू नोड के लिहाज से यहां पर पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूं। अब ये एक टाइम ये आ रहा है, एक टाइम ये आ रहा है, वो टाइम हमने नीचे लिखा हुआ है। अब इसका टी कम आ रहा है, इसका टी ज्यादा आ रहा है, तो यहां से क्लियरली नजर आ गई इसका टी कम है, इसका मतलब इसकी आरसी क्या होगी, स्मॉल आरसी। इसका टी ज्यादा है, लेकिन इसकी आरसी क्या होगी, लार्ज आरसी होगी। तो एक की आरसी स्मॉल है और एक की आरसी लार्ज है, तो ये तो रोला यार खत्म हुआ आरसी स्मॉल और आरसी लार्ज का। याद रखें चार्जिंग में 0.63 क्यू नोड के ऊपर लाइन लगा के देख लेंगे, जिसका टी ज्यादा या उसका आरसी ज्यादा, जिसका टी कम उसका आरसी कम। और 0.37 पर यहां पर लगा के चेक कर लें, जिसका आरसी कम इसका मतलब उसका टी कम, जिसका आरसी ज्यादा इसका मतलब उसका टी ज्यादा। अब ये स्मॉल और लार्ज आरसी का कॉन्सेप्ट क्या है। स्मॉल आरसी का मतलब है, ये देखें, स्मॉल आरसी का मतलब है कि ये कैपेसिटर कम टाइम में 63% पे पहुंच गया है, और ये कैपेसिटर ज्यादा टाइम ले रहा है 63% तक पहुंचने में। इसका मतलब है इसकी चार्जिंग रैपिड हुई है। स्मॉल आरसी का मतलब क्या है, रैपिड चार्ज हो गया है, रैपिडली चार्ज हो गया है। जबकि लार्ज आरसी का मतलब क्या है कि ये ज्यादा टाइम ले रहा है, यानी ये स्लोली चार्ज हो रहा है, तो ये स्लोली चार्जिंग को शो करता है। इसी तरह इसमें स्मॉल आरसी का मतलब है कि ये कैपेसिटर जल्दी यानी कम टाइम में 37% पर पहुंच गया, ये ज्यादा टाइम में 37% पर पहुंचा है। इसका मतलब जो कम टाइम में 37% डिस्चार्जिंग बच गई, इसका मतलब ये है कि ये क्विक डिस्चार्ज हुआ है या रैपिडली डिस्चार्जिंग हुई है। जबकि इसकी डिस्चार्जिंग क्या हो रही है, इसकी डिस्चार्जिंग देर से हो रही है, यानी हम ये कहेंगे कि ये क्विकली और ये स्लोली डिस्चार्ज हो रहा है। तो एक चीज क्लियरली हो गया, हमें ये पता चल गया कि जिस कैपेसिटर की आरसी लार्ज होगी वो कैपेसिटर चार्ज होने में भी ज्यादा टाइम लेगा और डिस्चार्ज होने में भी ज्यादा टाइम लेगा, और जिसकी आरसी स्मॉल होगी वो ज्यादा टाइम लेगा, जिसकी आरसी क्या होगी, स्मॉल होगी, वो जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज होगा, और जिसकी आरसी लार्ज होगी वो आहिस्ता आहिस्ता चार्ज और डिस्चार्ज होगा। ओके, तो ये अब आप लोगों की बुक के लिहाज से जो बातें थी वो हो गई है। अब थोड़ी सी बात आगे कर लेते हैं कि ये 0.37 क्यू नोट और ये 0.63 क्यू नोट का क्या चक्कर है। एक्चुअली जो चार्जिंग की इक्वेशन होती है ना बच्चों, वो होती है Q इज इक्वल टू क्यू नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आरसी, और डिस्चार्जिंग की जो इक्वेशन होती है वो होती है Q इज इक्वल टू क्यू नोट ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आरसी। अगर मैं इस इक्वेशन में t को rc के इक्वल पुट कर दूं, तो अगर आप गौर से देखिएगा ये q नोड है, ये 1 माइनस e की पावर माइनस rc ओवर rc, क्योंकि t की जगह पे rc पुट करेंगे वो कट जाएगा, -1 बचेगा। ये q नोड 1 माइनस 1 ओवर e बन गया। कैलकुलेटर के ऊपर आपको पता है e जो होता है आई थिंक ये 2.718 जितना भी होता है, ये आप लोगों ने देख लेना, कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट का बटन दबा के तो वो e लिखा होता है वो दबाएंगे आ जाएगा। जब हमने इसको सोल्व करना है सर जी आंसर ही 0.63 q नोड आता है, तो इसका मतलब है t इज इक्वल टू आरसी के ऊपर q कितना आता है, 0.63 q नोड आता है। ओके, और जब मैं यहां पे 5 आरसी पुट करूंगा ना इसी की जगह पर 5 आरसी, तो वो तकरीबन 0.99% के करीब आंसर आता है, यानी 99% कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। इसी तरह डिस्चार्जिंग में हम अगर t की जगह पर आरसी पुट करें तो e की पावर -1 बनेगा, ये q नोड ओवर e बनेगा, 1 ओवर e को सोल्व करें 0.37 के करीब करीब आंसर आएगा। तो इसका मतलब है डिस्चार्जिंग में
यानी T इज इक्वल टू RC पर डिस्चार्जिंग का जो आंसर है वो 0.37 है और चार्जिंग का आंसर 0.63 है। इसीलिए हम इन दो वैल्यूज को यूज करके कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ग्राफ से ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सा कैपेसिटर कम टाइम ले रहा है चार्जिंग के लिए, कौन सा कैपेसिटर ज्यादा टाइम ले रहा है चार्जिंग के लिए, कौन सा कम टाइम ले रहा है डिस्चार्जिंग के लिए, कौन सा ज्यादा टाइम ले रहा है डिस्चार्जिंग के लिए। अब डिस्चार्जिंग के सर्किट में हमने कुछ नहीं किया था, बच्चे कह रहे होंगे ये सर्किट रह गया। ये देखें, अगर चार्ज हो रहा था तो ये देखें इस बी से कोई कनेक्शन नहीं था। डिस्चार्जिंग के दौरान मैंने इस स्विच को ए टर्मिनल से हटाकर ना ये ए से हटाकर किस पर लगा दिया, बी पर, क्योंकि डिस्चार्जिंग के दौरान मुझे ये बैटरी नहीं चाहिए अब। ठीक है, तो अब देखें मैंने क्या काम करना है, ये मैंने इसका मतलब है इस स्विच को बी के साथ लगा दिया। अब ये कैपेसिटर जो चार्ज हो गया हुआ था ना, अब वही डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। डिस्चार्जिंग के दौरान जो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में वो इसकी पॉजिटिव प्लेट से ऐसे नेगेटिव प्लेट की तरफ फ्लो करेगा। तो डिस्चार्जिंग के दौरान करंट की डायरेक्शन अगर आप देखें एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि चार्जिंग के दौरान ये बैटरी क्योंकि कैपेसिटर को बेसिकली चार्ज कर रही है तो हम बैटरी की वजह से इधर करंट की डायरेक्शन शो करेंगे और बैटरी की वजह से करंट की डायरेक्शन क्या बनती है यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो एक चीज और पता चल गई कि अगर कैपेसिटर की चार्जिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है तो डिस्चार्जिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। तो ये कंप्लीट सर्किट्स हैं, ये इनके ग्राफ्स हैं, ये इनकी इक्वेशंस हैं और इनका जो छोटा सा टेस्ट है कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे चेक करनी है वो मैंने आपको बता दी है। तो बच्चों इतना सा आपके एफएससी के लेवल के अंदर लिखा हुआ है, यहां तक आप याद रख सकते हैं। फिर एक बड़ी हाई लेवल की बात मैं आपको बताता हूं। आप पढ़ते हैं ना कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, उसकी वजह क्या है बच्चों? करंट लीडिंग क्यों होता है और वोल्टेज लैगिंग क्यों होता है? इसकी एक तो जनरल सी बात यह है कि देखिए, जब आप कोई भी कैपेसिटर है, जब आप उसको चार्ज कर देते हैं, ठीक है, तो जब आपने उसको चार्ज कर दिया हुआ है, अब होगा क्या कि कैपेसिटर में करंट जो है वो फ्लो करेगा। मतलब जब ये करंट को हम सर्किट से लगाते हैं, करंट क्या करना शुरू करता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। ऐसे ही है ना। तो करंट लीडिंग क्यों है? करंट लीडिंग क्यों है? इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। मैं आपको एक जनरल सी बात बताता हूं। पहले देखिए, जब कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है तो आप एक चीज पे गौर करें, शुरू में चार्जेस का फ्लो बहुत ज्यादा है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ बहुत ज्यादा है, यानी करंट बहुत ज्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता वो करंट क्या होता जा रहा है, सर्किट में कम होता जा रहा है। यानी चार्जिंग के दौरान अगर मैं करंट का ग्राफ बनाऊं तो वो करंट का ग्राफ कुछ यूं बनता है, शुरू में करंट ज्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता करंट कम होता है, कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, सर्किट में करंट का फ्लो करना रुक जाता है, करंट का फ्लो। ऐसे ही है। इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो करता है, पहले करंट ज्यादा होता है शुरू में, ठीक है। जब चार्जिंग के दौरान क्या होता है, सर्किट में करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता है। इसी तो बोलते हैं कैपेसिटर में करंट लीड करता है, क्योंकि कैपेसिटर में करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता है। कैसे भला ही देखें, अब अगर कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ है तो चार्जिंग के दौरान शुरू में उसका करंट ज्यादा ही है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जा रहा है। क्योंकि ये देखें, अगर मैं इस कैपेसिटर की प्लेट के साथ, लेट्स सपोज ये बैटरी लगाई मैंने, ठीक है, अब ये बैटरी क्या काम करेगी, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी, शुरू में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी, ज्यादा करंट फ्लो करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको पता है यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपेल करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से करंट का फ्लो आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगा। और जब कैपेसिटर, जब मुकम्मल इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर आ जाते हैं तो आपको पता है करंट का फ्लो सर्किट में रुक जाता है। तो इसका मतलब शुरू में करंट ज्यादा होता है, इसलिए हम बोल देते हैं करंट लीडिंग है। तो और भी इसकी काफी रीजंस है, वो चैप्टर नंबर 16 में डिटेल में बताई जाएंगी आपको। बट अभी बस आप ये समझ लें, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा होता है, हम इस लिहाज से, शुरू में करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता है, इस लिहाज से हम कहते हैं कैपेसिटर में करंट लीडिंग चीज है। बाकी चैप्टर नंबर 16 में इसकी बहुत सारी रीजंस है, इंशाल्लाह वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह से लाजमी शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।